हाय एवरीवन, वेलकम टू IK क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। This chapter is based on previous chapter aggregate demand and related concepts, so please see videos of that chapter also to understand this chapter more clearly. So I have given link of those videos in description box, you can see that. And if you have any type of doubt, you can ask me in comment section. Now let's start determination of equilibrium level. Determination of equilibrium level. Determination of equilibrium level मतलब equilibrium level कैसे अचीव किया जाता है। माइक्रो सेक्शन में जब हमने पढ़ा था कि मार्केट का इक्विलिब्रियम कब होता है। मार्केट का इक्विलिब्रियम जैसे यहाँ पे ये हमारा डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। डिमांड फॉर कमोडिटी जब सप्लाई ऑफ कमोडिटी के इक्वल होती है तो प्राइस डिटरमिन होता था, और मार्केट क्या होती थी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होती थी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता था, जब डिमांड फॉर गुड्स इक्वल टू क्या होता था, सप्लाई ऑफ गुड्स के, तो प्राइस डिटरमिन होती थी। इसी तरह से इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कैसे अचीव किया जाता है, तो दिस इज गिवन बाय केन्स अकॉर्डिंग टू केन्स दिस इक्विलिब्रियम लेवल इज अचीव्ड जनरली इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. So an economy is in equilibrium when aggregate demand for goods is equal to aggregate supply in a given period of time. So aggregate demand is equal to aggregate supply. Aggregate supply. So aggregate demand जो है this is equal to C plus I. Aggregate demand is a combination of consumption and investment, and aggregate supply is a combination of consumption and saving. So कंजप्शन इक्वल टू कंजप्शन है तो इसको हम कट कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगी, सेविंग. सो इट मीन टू से इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कैसे अचीव किया जा सकता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू किसके हो, सेविंग्स के हो. तो ये जो अप्रोचेज हैं, ये टू अप्रोचेज हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो ये दोनों अप्रोचेस जो हैं कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं. वो अजम्पशंस कौन सी हैं, पहले वो करते हैं. अजम्पशंस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड ऑन टू सेक्टर मॉडल. इट इज बेस्ड ऑन टू सेक्टर मॉडल. टू सेक्टर मॉडल में हमारे पास क्या होता है, टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर की बात होगी. देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. सेकेंडली प्राइस लेवल रिमेन सेम. प्राइस लेवल रिमेन सेम. थर्डली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मीन टू से इनकम लेवल का इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इनकम लेवल ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर इनकम लेवल ज़ीरो है तब भी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी, और अगर इनकम लेवल जितना मर्जी बढ़ जाए तब भी इन्वेस्टमेंट लेवल वही रहेगा. तो इसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे अप्लाई होती है. इसी तरह से this is based on short period only. Short period. This applies only in short period. Mean to say technology remains same and output can be increased only by increasing employment level. So these are the basic assumptions to do these two approaches. So now let's do first approach, ADS approach, to determine equilibrium level of income in an economy. Equilibrium level of income बोलो, output बोलो या employment बोलो, एक ही बात है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है. तो employment के ऊपर बेस्ड है आउटपुट और आउटपुट के ऊपर बेस्ड है इनकम. जितना आउटपुट होगा उतनी ही इनकम जनरेट होगी. According to Keynesian theory, equilibrium level of income in an economy is determined
व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई इनटू से एग्रीगेट सप्लाई। सो जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है तो इकोनॉमी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है डिटरमिन होता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, एंड जो कंजप्शन है इट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ इनकम। तो ये इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। एज इनकम लेवल राइजेस कंजप्शन आल्सो राइजेस। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, मतलब ये इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर इनकम लेवल 0 है तब भी इट रिमेन सेम, अगर इनकम लेवल कम है या ज्यादा है तब भी ये सेम ही रहती है। तो इसलिए ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो जो एडी है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C प्लस I कर्व। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, so it is represented by C plus S curve. So let's do it with the help of schedule here. Schedule में हमें employment level लिया है, income, consumption, saving, investment लिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले employment level जब 0 है तो income कितनी है 0, लेकिन 0 level of income के ऊपर भी consumption जरूर कुछ ना कुछ होती है, that is 40 units। 40 यूनिट्स है, इसका मतलब क्या है, 0 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो भी कंजप्शन होती है उसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। तो ये कितनी है 40। तो इसमें फिर इसके बाद सेविंग जो होगी वो कितनी होगी, अगर हम इनकम लेवल 0 है 0 में से 40 माइनस करेंगे, मीन टू से जो कंजप्शन हमने 0 लेवल ऑफ इनकम से की थी वो हमने अपनी पास्ट सेविंग से की थी। पास्ट सेविंग्स का मतलब सेविंग्स नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इनकम में से कंजप्शन माइनस करना है, y माइनस सी करना है। y माइनस सी करना है तो हमारे पास क्या आएगा, सेविंग की इक्वल हो जाएगा ये। तो 0 माइनस 40 करेंगे तो ये माइनस 40 हो जाएगी। और जो इन्वेस्टमेंट लेनी है वो हमने सारे इनकम लेवल्स के ऊपर, जितने भी हम इनकम लेवल्स लेंगे वो हमने क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये लैक्स में है। इसी तरह से इनकम भी 0 से स्टार्ट करी है और इसका जो इनकम लेवल है वो करोड्स में, रुपीस करोड्स में है, तो 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। इसी तरह से कंजप्शन 40 से स्टार्ट करिए, 40 से और इट इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, सो आई हैव टेकन अ डिफरेंस ऑफ 80, सो 40 प्लस 80 120, इसी तरह से 200, 280, 360, 440 एंड 520। दिस इज द कंजप्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। y माइनस सी करके हमारे पास क्या आता है, सेविंग्स। तो यहाँ पे 0 माइनस 40 करा तो माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 120, 200 माइनस 200 कितना आ गया 0। इसी तरह से 300 माइनस 280 20, 400 माइनस 360 40 एंड 500 माइनस 440 60, 600 माइनस 520 80। ये हमारी क्या आ गई, सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बोला है कि इट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, सो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो ये इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसी तरह से फिर हमने ये टेबल यूज करके इनकम, कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को यूज करके हमने सबसे पहले एडी निकाला। एडी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को। फर्स्ट 40 प्लस 40 किया, हमारे पास आया 80, 120 प्लस 40 160 एंड 200 प्लस 40 240, 280 plus 40 320, 360 plus 40 400 and 440 plus 40 480 and 520 plus 40 560। तो ये हमारा क्या आ गया, एडी। इसी तरह से हमने एग्रीगेट सप्लाई करनी है। एग्रीगेट सप्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग, यानी हमने कंजप्शन और सेविंग को प्लस करना है। 40 में हमने प्लस करना है माइनस 40, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 40 माइनस 40 क्या होगा, 0। इसी तरह से 120 में से 20 जो है वो माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो मैंने आपको बोला था एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इनकम के इक्वल होती है, तो इनकम भी हमारी 0 से लेके 600 तक है, 100 यूनिट्स का फर्क है। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी 0 to 600 है, तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या है, इनकम है। तो इनकम डिटर्मिनेशन कब होगा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर कब होगी, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, यानी 400 जब
एग्रीगेट डिमांड भी 400 है, एग्रीगेट सप्लाई भी 400 है। तो इस लेवल पे, इस इनकम लेवल कितना है यहाँ पे 400। तो इकोनॉमी जब 40 यूनिट्स 40 लाख एम्प्लॉयमेंट लगाएगी, मतलब एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देगी, तो उस टाइम पे 400 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है। इसका मतलब इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कितना है 400 करोड़ से। तो इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या है एग्रीगेट सप्लाई। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ जब 400 करोड़ लेवल ऑफ इनकम है। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। लेकिन इसके अलावा दो कंडीशंस है यहाँ पे जहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं है। तो इस केस में देखिए एग्रीगेट डिमांड जो है इन सारे केसेस में जब इनकम लेवल 0 से लेके 30 तक है, यानी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन सप्लाई। इसी तरह से लेकिन जो 50 लेवल ऑफ इनकम है और 60 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एग्रीगेट डिमांड जो है इट इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इन सिचुएशन में इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं है बिकॉज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल नहीं है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ की हेल्प से हम इसको कैसे देख सकते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लेंगे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, और इधर हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे 45 डिग्री लाइन ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसको हम C प्लस एस कर्व बोलते हैं, और ये हमारी क्या होगी एग्रीगेट डिमांड कर्व, दिस इज C प्लस आई कर्व। तो इस डायग्राम में देखिए तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी, इस पॉइंट पे इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इकोनॉमी जो है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी तो इकोनॉमी क्या हो गई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया इकोनॉमी का। तो इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर यानी 400 लेवल, इस टेबल के अकॉर्डिंग 400 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है एडी, अगर इस पॉइंट से पहले देखें तो एडी क्या है, एडी इज मोर देन ईएस है, और इसके बाद देखें तो एएस इज मोर देन एडी, क्योंकि एएस कर्व एडी कर्व से ऊपर है। तो इन सिचुएशंस में क्या होगा जब एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई हो और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मोर देन एग्रीगेट डिमांड हो, तो इन सिचुएशंस में क्या होगा जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं होगी। Now let's see what happened when aggregate demand is more than aggregate supply and aggregate demand is less than aggregate supply. Then a process of readjustment starts in the economy and output tend to adjust up or down until aggregate demand and aggregate supply are equal. तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो है जब तक इक्वल नहीं होते हैं तब तक इकोनॉमी में आउटपुट की रीएडजस्टमेंट जो है वो चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर है बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व से ऊपर है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो मोर देन एग्रीगेट सप्लाई है। तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होना चाहिए, तभी इकोनॉमी का क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा। तो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या होगा, what happened when aggregate demand is greater than aggregate supply? When flow of goods and services in the economy tends to be less than that their demand, जब flow of goods and services मतलब aggregate supply जो है aggregate demand से ज़्यादा है, as a result existing stock of the producers would be sold out। जो producers के पास inventory stock पड़ा था, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा था वो क्या हो जाएगा सोल्ड आउट हो जाएगा, वो सारा बिक जाएगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो एज टू रीबिल्ड द डिजायर्ड स्टॉक, अब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने पास कुछ ना कुछ स्टॉक हमेशा रखना चाहते हैं, तो वो स्टॉक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दे वुड प्लान फॉर ग्रेटर प्रोडक्शन, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहेंगे और वो क्या करेंगे एग्रीगेट सप्लाई को यानी आउटपुट को बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी बढ़ाएंगे, और वो तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते। तो इस केस में क्या होगा आउटपुट लेवल जो है वो बढ़ेगा
और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते। फिर इसके बाद जो सेकंड केस है, आफ्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, लेकिन इकॉनमी में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल होना चाहिए, यानी इस पॉइंट पे वापस होनी चाहिए इकॉनमी। इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड, यानी एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, एज ए रिजल्ट सम गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो स्टॉक है वो क्या है, वो बिकेगा नहीं, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा, डिमांड है ही नहीं। सारी फर्म्स और जो भी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कम से कम डिमांड कर रहे हैं, मतलब उनका जो कंजप्शन है वो कम है और सेविंग ज़्यादा है। तो कंजप्शन जो है जब हो नहीं रही है तो प्रोड्यूसर्स के पास क्या रहेगा, अनवांटेड स्टॉक हो जाएगा। तो उस अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों को कम कर देंगे और तब तक कम करते रहेंगे, यानी एग्रीगेट सप्लाई को कम कर देंगे और तब तक कम करते रहेंगे जब तक ये एग्रीगेट डिमांड के इक्वल नहीं हो जाती। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो aggregate supply would reduce to become equal to AD, and this is how aggregate supply adapts itself to AD, so AD is equal to AS। इस तरह से इकॉनमी जो है वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाती है। तो इस तरह से इकॉनमी का इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन होता है आउटपुट लेवल का, एम्प्लॉयमेंट का या एम्प्लॉयमेंट का, विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एंड तब तक आप ये अप्रोच को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट है वो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।